जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री आईएएस चैनल की इस नई पहल में जिसका नाम है पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से प्रतिदिन आपको एक 15 से 20 मिनट के बीच की एक वीडियो दी जाती है, एक लेक्चर दिया जाता है जिसमें डेली हम करंट बेसिस एक एक मुद्दे को उठाते हैं और उससे संबंधित जितने भी पीटी फैक्ट मेंस के रिगार्डिंग जो भी जानकारियां होती हैं उन पर हम विस्तार से एक चर्चा करते हैं, जिससे आपके प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चनों को ट्रैक किया जा सके और आपके फिर क्वेश्चन आने पर वो गलत ना हो, और मेंस में भी उस टॉपिक को या उस योजना को या उस करंट के मुद्दे को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पिछले 3-4 वीडियोज़ आ चुके हैं इस पर। जो मेरे दोस्त नए जुड़े हों अभी इससे, वो वीडियो पे जा सकते हैं, चैनल पर जाके देखें। वहाँ पर मैं आई बटन में भी लगा दूंगा उस वीडियो के लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। अब आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी पुरानी हो गई है योजना, लगभग 2019 में ही चली थी, 1 साल होने जा रहा है, फिर आज आप इतना लेट क्यों? दोस्तों, जिस समय ये बनी थी उस समय लेट है, लेकिन इसकी 1 से 2 दिन के अंतर्गत चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 1 जून 2020 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था कि 1 जून 2020 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और जैसा आपको पता है आज 29 है, 29 मई, 2 दिन में जो है कि 1 जून आ जाएगी। तो इस पर फिर से चर्चा होगी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कहाँ तक सफल हुई है। इसलिए मैं इस मुद्दे को आज लेकर आया हूँ और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे जो प्रीलिम्स के स्तर पर होंगे, जो मेंस के स्तर पर हमें आंसर राइटिंग करने में मदद करेंगे, उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि यह है क्या और इसका नाम कैसे पड़ा, क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। उल्लेखनीय है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको हम NCMC योजना के नाम से भी जानते हैं, इसी योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मोबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि कहीं पर भी विचरण करना, कहीं पर भी घूम सकना, यानी मूव कर लेना कहीं पर भी। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी का मतलब देश के अंदर सामान्य रूप से आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए। इसी सेंस में इसको कहा गया है कि एक राष्ट्र है हमारा, उसके अंतर्गत आपको पूरे भारत में कहीं से भी खाद्यान्न सामग्री अगर मिलेगी तो उसके लिए केवल और केवल एक राशन कार्ड होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप बिहार के रहने वाले तो बिहार का राशन कार्ड लीजिए, महाराष्ट्र के रहने वाले तो महाराष्ट्र का राशन कार्ड लीजिए। आप बिहार के राशन कार्ड से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी में राशन ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। इसकी शुरुआत को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल से अधिक महीने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मई 2019 को की गई थी इसकी शुरुआत, परंतु 1 जून 2020 जो 2 दिनों बाद आ जाएगा, इसे पूरे देश में लागू किया जाना है। इसीलिए मैंने आज इस मुद्दे को उठाया कि यह फिर से 2 दिन बाद जो चर्चा में आएगा, उससे पहले आप इससे संबंधित कुछ अपडेट्स और कुछ जानकारियां बेसिक रूप से ग्रहण कर लीजिए, ताकि आप जब इस टॉपिक को चर्चा में सुने, न्यूज़ पर सुने, अखबारों में पढ़ें, तो आपको नया ना लगे। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, सर ने पढ़ाया था और इसका ये इम्पैक्ट होगा और इस तरीके से काम करेगा। तो ये तो था इसका मुख्य पॉइंट कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के नाम से भी आएगी ये योजना, अदरवाइज वन नेशन वन राशन कार्ड के नाम से। तो इसकी शुरुआत 4 मार्च 2019 को की गई थी और 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना है। हम आगे चलते हैं। इसका क्रियान्वयन देख लीजिए दोस्तों। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपके लिए एक होमवर्क कहूँ या कमेंट में आप करिएगा, आप इसका जवाब दीजिए कि इस मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग गूगल से सर्च करिए, चाहे वेबसाइट से सर्च करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर अवश्य देने होंगे, जिससे आपको इसके बारे में और भी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए, तो इस योजना का आपने देख लिया, 4 मार्च 2019 को शुरू हुई थी, लेकिन 1 जून 2020 को यह पुनः चर्चा में आने वाली है। इसीलिए क्योंकि
इसे पूरे देश में लागू किया जाना है और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। आइए हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। पहला बिंदु है दोस्तों इसमें, इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए आपके गांव का, और आप उसी राशन कार्ड से पूरे भारत में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करूं दोस्तों, तो ये उन दुकानों को कहा जाता है जो आपने गांव में कोटे की दुकानें सुनी होंगी, जहां पे 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल मिलता है, दाल मिलती है, गेहूं मिलता है, चीनी मिलती है। वर्तमान आर्थिक संकट के दौरान, कोरोना संकट के दौरान इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और इसीलिए 1 जून को जब ये अपनी प्राप्ति की बात करेगा, 1 जून 2020 को पूरे देश में लागू किए जाने की बात होगी इस पर, तो इसको जरूर इस मुद्दे पर उठाया जाएगा कि कोरोना संकट के दौरान इस योजना ने कहां तक लाभ पहुंचाया लोगों को। चलिए हम देखते हैं इस योजना के अंतर्गत, समझिएगा दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड होगा उस व्यक्ति के नाम से एक आधार कार्ड भी होगा, उन दोनों को आपस में लिंक कर दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता आ सकेगी। और इसमें जो लीकेज वाली प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर लीकेज पानी की तरह लीकेज नहीं, बल्कि जो सिस्टम में, व्यवस्था में जो लूप होल्स होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, जो मुख्य रूप से लाभार्थियों तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है, बीच में से ही राशन गायब हो जाता है, इन समस्याओं को रोका जा सकेगा। जैसे आप देख रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आधार कार्ड से खातों को जोड़ा गया है, तो इसी तरीके की एक नई पहल है, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसको हम POS कहते हैं, अभी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पॉइंट ऑफ सेल मशीन की सहायता से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिपो ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। समझिएगा कि पहला पॉइंट इसमें क्या है, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे डार्क भी किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सभी राशन कार्डों को सबके पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गलत, आधार कार्ड से जोड़ना है। तो इस तरीके के प्रीलिम्स के स्तर पे क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन की सहायता से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की जाएगी, और इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिपो ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए, एक है पॉइंट ऑफ सेल और दूसरा है DOP अर्थात डिपो ऑनलाइन प्रणाली। इसको जानना जरूरी है, आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, बिक्री का एक बिंदु होता है POS, या वह स्थान है जहां ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहां पर बिक्री कर भी देय होता है। अब इसको समझिएगा सामान्य अर्थों में, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन नहीं बल्कि आप किसी मॉल में जब जाते हैं और कहते हैं मेरे पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैं उससे पेमेंट करना चाहता हूं, तो आपने देखा होगा वो एक मशीन होती है उनके पास जिसमें वो स्वाइप करते हैं कार्ड को। उस मशीन को भी हम POS कहते हैं अर्थात पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। और पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहां पर ग्राहकों द्वारा वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए कुछ भुगतान किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अब जब आप राशन की दुकानों पे जाएंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जाएंगे, जिसको हम सरकारी राशन गल्ले की दुकान कहते हैं, सरकारी गल्ले की दुकान, वहाँ पर POS होगा, जिसके माध्यम से आपका अंगूठे का सिंबल लिया जा रहा होगा, और उसके बाद आप कुछ रुपए देंगे, 2 रुपये 4 रुपये के हिसाब से, जितना भी आपको गेहूँ मिलेगा या अनाज मिलेगा उसका आपको पैसा पेमेंट करना होगा। वर्तमान में ये कई जगह सुविधा लागू भी हो चुकी है। आप जब जाते होंगे राशन कार्ड लेके तो आपके अंगूठे लगाए जाते होंगे, और वो मशीन एक POS की तरह होती है, पॉइंट ऑफ सेल। तो आप समझ गए कि एक ऐसा स्थान जहां से आप वस्तु या सेवा जो भी खरीद रहे हैं उसके लिए आपने कुछ पैसा दिया है। गेहूं खरीदा, उसके लिए पैसा दिया, उसी को हम पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे। एक वर्ड आया DOP।
जिसको हम क्या कहते हैं, डिपो ऑनलाइन। क्या कहेंगे दोस्तों, देख लीजिए, डिपो ऑनलाइन प्रणाली। आइए इसके बारे में अगर हम जानें तो एफसीआई के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो या गोदाम है जिसमें अनाजों का भंडारण किया जाता है। हम जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे अपनी नई सीरीज में, तो वहाँ पर हम एफसीआई के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं बस यहाँ पर बता देता हूँ, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम होता है, जो भारत में ग्रामीणों के लिए या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, या दूसरी भाषा में कहें तो जो किसान अपने वस्तुओं को, सब्जियों को, खाद्यान्न सामग्री को जब वो मंडी में लेके जाते हैं तो मंडी सरकारी होती है, जहाँ से सारा का सारा अनाज खरीद के सरकारी गोदामों में सुरक्षित किया जाता है अकाल के समय। अब आप देख लीजिए, एफसीआई में बहुत सारा अनाज स्टोर कर रखा गया था डिपो में या गोदाम में, और उसी का आज वर्तमान कोरोना संकट के दौरान प्रयोग किया जा रहा है। जहां पहले 20 किलो 15 किलो गेहूं मिलता था, उसको बढ़ा के 35 से 70 किलो तक किया गया है। तो ये कैसे किया गया? इस समय तो कोई गेहूं की फसल तो खाली कटी है, चावल तो हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में एफसीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अकाल या कोई ऐसी विपरीत स्थिति जहां हमें कोई फसल उपजाने का मौका न मिले और फिर भी हम लोगों को भूखा न सोने दें, तो ऐसी स्थिति में इन गोदामों की मुख्य भूमिका हो जाती है, जो एक सरकारी निगम है। हम विस्तार से अगली कुछ नई सीरीज जो आ रही है उसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने दो बिंदु समझ लिए इसमें। आपने पहला कि राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा आधार कार्ड से, और दूसरा डीओपी वाले ये सारे पॉइंट। आगे देखते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट में, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मोबाइल नंबर यूज कर सकें। पोर्ट कराते हैं ना, कि जियो को एयरटेल में, एयरटेल को वोडाफोन में, वोडाफोन को आइडिया में, किसी को भी किसी में पोर्ट करा लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कि हमें ये नंबर चलाना है इस कंपनी का, हम वो नंबर चलाएंगे। कंपनी बदल लेते हैं, नंबर नहीं बदलते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि बिहार का श्रमिक अगर 3 साल तक महाराष्ट्र में काम किया तो उसको महाराष्ट्र में भी मिलना चाहिए, और वहीं उसने फिर तमिलनाडु में अगर काम किया तो तमिलनाडु में भी उसको राशन मिलना चाहिए। अर्थात उसके राशन कार्ड की भी पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, समय समय पर वो चेंज हो सके जब भी वो चाहता है मजदूर। तो राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए राज्य सरकारें द्विभाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करेंगी। द्विभाषी का मतलब क्या होता है? दो भाषाएं, जिसमें एक तो स्थानीय भाषा होगी और दूसरी उसके साथ हिंदी भाषा हो सकती है या फिर अंग्रेजी भाषा हो सकती है। अब मान लेते हैं कोई यूपी का श्रमिक है, उसने यूपी के राशन कार्ड को लिया जो हिंदी भाषा में है, और वो अगर महाराष्ट्र में जाता है तो दूसरी वो भाषा क्या होगी? अंग्रेजी हो सकती है, क्योंकि राज्य स्थानीय भाषा यूज करेगा और यूपी स्थानीय भाषा के रूप में हिंदी यूज कर चुका है, और जो दूसरी भाषा होगी उसमें हिंदी और इंग्लिश में से एक का विकल्प है। तो हिंदी तो पहले यूज कर ली गई, तो अंग्रेजी का प्रयोग करेगा। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का श्रमिक है जो दिल्ली में काम कर रहा है, तो तमिलनाडु का राशन कार्ड तो तमिलनाडु की भाषा में होगा, तमिल भाषा में या तेलुगु भाषा में। दूसरा उसके पास ऑप्शन होगा तमिलनाडु सरकार के पास कि या तो वो हिंदी में करे दूसरी भाषा या अंग्रेजी में। तो सामान्यतः वो अंग्रेजी में करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो ये होता है दो भाषीय रूप में राशन कार्ड जारी करना। इसी के साथ प्रत्येक राज्य को एक 10 अंकों का एक मानक राशन कार्ड नंबर दिया जाएगा, जिसमें पहले 2 अंक राज्य का कोड होंगे और अगले 2 अंक राशन कार्ड का नंबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और ऐसे ऐसे कर करके पूरे 10 अंक लिखे गए हैं। तो आगे की जो 24 नंबर है ये हमारा कोड हो जाएगा गुजरात का मान लीजिए, और 56 जो होगा वो हमारा राशन कार्ड यानी कि कस्टमर का या उपभोक्ता का कोड हो जाएगा। तो अब किसी भी राशन कार्ड पे अगर आगे 24 लिखा होगा तो हम ये मान लेंगे कि ये गुजरात का राशन कार्ड है। मान लीजिए हमने 22 कर दिया तो हो सकता है हम मान लेंगे कि यह महाराष्ट्र का राशन कार्ड होगा। तो आगे के जो 2 नंबर होंगे शुरू के, वो आपका कोड बताएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कुछ अननोन कॉल आती हैं, तो उसके आगे लिख के आता है +91। तो हम मान लेते हैं कि 91 भारत का कोड है और ये इंडिया के अंदर से ही कोई फ़ोन कर रहा है। और जब कभी उस पर लिख के आता है +92 या +94,
तो हम कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर हो सकता है। कभी उस पर लिख के आता है +908, तो हम कह देते हैं कि ये यूएसए का नंबर हो सकता है। तो इस तरीके के जैसे मोबाइल नंबर में कोड होते हैं पहचान के लिए, उसी तरीके से राशन कार्ड में भी ये कोड बनेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम इसमें फैक्ट के रूप में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य हैं जहां खाद्यान्न वितरण का 100% कार्य पीओएस मशीनों के जरिए हो रहा है, अर्थात पूरी तरीके से इसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। पूरी तरीके से ये 10 राज्य हैं जहां पे खाद्यान्न वितरण प्रणाली जो होती है, या सरकारी गल्ले की दुकान या राशन की दुकान पर पीओएस मशीन को कनेक्ट कर दिया गया है इंटरनेट के माध्यम से, और पूरी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन ही पूरी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद ही लोगों को खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होती है, अर्थात 0 लेवल पर वहाँ पे पहुँच गया है भ्रष्टाचार। बिचौलियों की संख्या लगभग खत्म हो गई है। चलिए हम आगे देखते हैं। साथ ही इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है, और इन राज्यों में लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किसी भी दुकान से, क्योंकि राशन कार्ड हो गया। हम योजना के महत्व की बात कर लेते हैं कि ये योजना का महत्व क्या होगा। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईयर भी चेंज कर देते हैं। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, हम जब खाद्य संकट पढ़ेंगे या कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की सीरीज में। हम आगे देखते हैं इसका लाभ किसको होगा। इस योजना से गरीब, मजदूर ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोजगार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। अब यूपी और बिहार के सामान्यतः श्रमिक दक्षिण भारत या महाराष्ट्र या दिल्ली या गुजरात में अपने रोजगार के लिए जाते हैं, और वहाँ पे वो साल भर, 2 साल, 5 साल परिवार के साथ भी रहते हैं। उनका राशन कार्ड बिहार का बना हुआ है, तो अक्सर समस्या आती थी कि वो जिस राज्य में पलायन किए हैं, रोजगार कर रहे हैं, वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उनको लाभ नहीं मिलता था, सरकारी राशन नहीं मिल पाता था। तो इस समस्याओं को भी दूर किया जाएगा इसके माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी श्रमिक किसी भी राज्य का होगा, और वो किसी भी राज्य में अगर नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है या रोजगार कर रहा है, तो उसको भी प्रॉफिट होगा। आगे हम देखते हैं। इसके तहत केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम व निजी गोदामों में भंडारित 612 लाख टन अनाज लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया जाना है। अब आप समझ लीजिएगा, ये केंद्रीय भंडारण निगम का मतलब एफसीआई की बात कर रहा है, ये राज्य भंडारण निगम का मतलब हो गया आपका एससीआई की बात कर रहा है, स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और कुछ निजी गोदाम, जैसे मान लीजिए आपने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बना रखे हैं, और आपने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मेरे पास भी कुछ वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज हैं, आप चाहें तो अपना कुछ सामान मेरे यहाँ भी रख सकते हैं, बदले में मैं आपसे कुछ पैसे लूँगा जो एक चार्ज के रूप में वसूलूंगा। तो बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस के रूप में लोग बड़े बड़े गोदाम बनवा देते हैं, और उसमें कोल्ड स्टोरेज के रूप में सारी व्यवस्था करते हैं, जिससे सरकार अपनी खाद्यान्न सामग्री को रख सके यहाँ पे। और इसी योजना के तहत 612 लाख टन अनाज को लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों तक वितरित किया जाना है। और हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है, अकॉर्डिंग टू 2011 जनसंख्या की गणना के हिसाब से 121 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 130 करोड़ जनसंख्या से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं 80 करोड़, लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा है, अर्थात मान के चल सकते हैं कि 70% लोगों को इससे प्रॉफिट होगा। तो बहुत बड़े व्यापक स्तर पे इस योजना का लाभ मिलेगा लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एक पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स, जो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए, और आप समझ सकेंगे कि जब 1 जून को इस पर चर्चा की जाएगी, या 1 से 2 जून, 3 जून, जब भी, तो आप समझ सकेंगे कि ये योजना
का लाभ किसको होगा और कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और कैसे इसकी व्यवहारिक समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, और नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके भी हमारे चैनल पर डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके सारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।